हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित स्वागत करती हूँ आपका करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा क्लास है संयंत एंड लोधी वंश को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स तरीके से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब दोनों की ही एक ही क्लास रहेगी और दोनों को हम इस लेक्चर में अपने कवर करेंगे। चलिए, संयंत और लोधी वंश देखिए, तैमूर के भारत पर आक्रमण से ये वाली क्लास शुरू होती है। अगर हम तुगलक वंश का अंत देखते हैं तो हम यहां से शुरू करते हैं कि तैमूर के भारत पर आक्रमण से तुगलक वंश का जो है वो पतन हो जाता है। तुगलक वंश का पतन हो जाता है। ये जो तुगलक वंश है ये खत्म हो जाएगा किसके आक्रमण से? तैमूर के भारत पर आक्रमण से। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का आखिरी शासक है हमारा। कौन? तुगलक वंश का आखिरी शासक है। तुगलक वंश का आखिरी शासक है नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, इसके शासन काल में जो तैमूर जी हैं वो अटैक करते हैं और दिल्ली से धन वगैरह लूट कर ले जाते हैं एंड क्या करते हैं, चीजें जो कमजोर, जो दिल्ली सल्तनत की स्थिति है वहां पे और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब इसके बाद तैमूर की सेना जो है वो सिंधु नदी को पार करती है, तुलंबा नामक जगह को लूटती है। उसके बाद फिर से दिल्ली पर चढ़ाई करती है और उसे लूट लेती है, जिसे तुगलक वंश का पतन और तेज हो जाता है। यानी कि वो अटैक तो करते ही करते हैं लेकिन दिल्ली पर इतना भयंकर अटैक करते हैं कि सत्ता तक गायब हो जाती है पूरी। और सत्ता उस टाइम पे किसकी चल रही होती है? तुगलक वंश की चल रही होती है फाइनली। तो यहाँ पे जो है वो तुगलक वंश का पतन हुआ, खत्म हुआ एंड यहीं से शुरू हो जाती है हमारी तुगलक वंश के बाद जो सल्तनत है वो शुरू हो जाती है हमारी संयंत वंश। तुगलक वंश के बाद जस्ट बाद में जो हमारा साम्राज्य स्थापित हुआ वो किस वंश का हुआ? तो आंसर इज संयंत वंश, है ना। अगर हम सन के हिसाब से देखें तो 1440 से लेकर 1451 तक हमारा संयंत वंश कंटिन्यू रहता है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था भाई, है ना। अगर पूछा जाए कि वंश के क्रम में कौन सा वंश था तो चौथा राजवंश था ये, है ना। हमने अभी पढ़ा कि तैमूर के आक्रमण के बाद इसका जस्ट हमने क्या किया था, स्थापना की थी। अब स्थापना कैसे हुई? तो इस वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। पूछा जाता है कि संयंत वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर इज खिज्र खां। ठीक है, और इसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, इन सब ने इस पर क्या किया? शासन किया। तो मुबारक शाह ने एक नए शहर मुबारकबाद की स्थापना की। जब मुबारक शाह बना हमारा तो इसने क्या किया? एक नया शहर बना दिया जिसका नाम क्या था? मुबारकबाद। एक नया शहर बना दिया मुबारकबाद, है ना। अपने ही नाम पर शहर की स्थापना कर दी कि आज से भाई इस जगह को मुबारकबाद के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद देखिए विद्वान जो थे याहिया बिन सरहिंदी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं सरहिंदी। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये जो सरहिंदी जी थे, सरहिंदी, ठीक है, ये जो सरहिंदी जी थे इनको किसने अपने दरबार में संरक्षण दिया था और इन्होंने ऐसा क्या महान काम किया है जिसकी वजह से दुनिया इन्हें याद रखे? तो पहला क्वेश्चन, किसने अपनी दरबार में शरण दी? तो आंसर इज मुबारक शाह। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इन्होंने ऐसा क्या लिखा है? तो तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक शाही नामक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने लगातार जो राजनीतिक अस्थिरता थी, जो है ना अनस्टेबिलिटी थी, उसको उन्होंने दर्शाया। ठीक है, और क्षेत्रीय जो विद्रोह हो रहे थे उनको भी उन्होंने उस चीज में बताया। तो कह रहे हैं कि देखो कहानी बताई किसकी? इस वंश के लोगों की। कह रहे हैं कि अगर शासन की अवधि अगर हम देखें तो लगातार जो थी वो कैसी हो रही थी, है ना, अस्थिरता पूर्वक थी। अस्थिरता का मतलब कभी लड़ाई बड़ाई हो रही है, विद्रोह हो रहे हैं, है ना, दंगे हो रहे हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि 1451 में फाइनली 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की और संयंत वंश को क्या कर दिया? टाटा बाय बाय। संयंत वंश जो है वो खत्म हो गया। यानी कि बहुत कुछ ज्यादा पीरियड उसका रहा नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन यही बनते हैं कि भाई कितने शासक थे? तो सबसे पहले खिज्र का था, मुबारक शाह था, मोहम्मद शाह था और अलाउद्दीन आलम शाह था।
इन सबके देखो 1414 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म जो है पीरियड वो 1451 पे जो है वो खत्म हो रहा है। इस बीच में यही है कि भाई सैयद वंश की स्थापना किसने की? आंसर इज खिज्र खां। और मुबारकबाद शहर की किसने बसाया? तो मुबारक शाह। एंड सरहिंदी ने, सरहिंदी कौन थे, किसके शासनकाल में आए थे? तो आप बता सकते हो भाई सैयद वंश में आए थे, है ना। और सैयद वंश में भी अगर इनका कुछ उपलब्धि पूछी जाए कि क्या है, तो इन्होंने क्या लिखा था? तारीख मुबारक शाही नामक एक ग्रंथ लिखा था। बस इतना क्वेश्चन याद में रखना है, इतने पॉइंट। आगे देखिए, उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो भाई जो सैयद लोग थे वो अपने आप को ये मानते थे, अपने उनका कहना ये था कि जो हम लोग हैं वो कौन है? हम अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के हम वंशज हैं। जो हमारे भगवान थे, जिन्होंने हमें अल्लाह के बारे में बताया, हम उन्हीं के वंशज हैं। ठीक है, तो पैगंबर जी को भी हमने किसका? भगवान का ही दर्जा दिया था, है ना। तो हम भगवान के वंशज उन्होंने बता दिए, इसीलिए है ना क्या कहा जाता है? इसीलिए है ना सैयद कहा जाता है। ठीक है, अगर इनके नेतृत्व की बात करें, है ना, लीडरशिप क्वालिटी की बात करें अगर इनकी, तो क्या है कि राजवंश कमजोर नेतृत्व के लिए जाना जाता है, क्योंकि ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए अपने राजवंश में, इसीलिए इनका जो नेतृत्व है वो कहते हैं कि बहुत ढीला ढाला था। ठीक है, जिसने इन्हें आंतरिक विद्रोहों और क्षेत्रीय विरोध का सामना करने पर मजबूर किया, यानी कि विद्रोह और क्षेत्रीय विरोध जो भी हो रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। आगे देखिए, अगर हम क्षेत्रीय प्रभाव का देखें तो हम देखते हैं कि खिज्र खां ने पंजाब, मुल्तान, दीपलपुर और बाकी के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण तो किया, लेकिन उसे जीत नहीं पाए। नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या हो गई? चीजें खराब होती चली गई। आगे देखिए, लेकिन अन्य बड़े क्षेत्रों जैसे बंगाल, दक्कन, है ना, डेक्कन का जो एरिया था, गुजरात का जो एरिया था, जौनपुर का जो एरिया था, खानदेश, मालवा को वह अपने अधीन नहीं रख सका। यानी कि जीता तो, उस पर अटैक भी किया, लेकिन क्या हुआ कि वो अपने अधीन नहीं कर पाया। आगे की क्या स्लाइड कहती है? आगे देखिए, खिज्र खां से क्वेश्चन बनता है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो खिज्र खां थे हमारे सैयद वंश के संस्थापक, जिन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और रैयत ए आला की उपाधि धारण की। पूछा जाता है क्वेश्चन कि रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की? ठीक है, तो ये शाही उपाधि थी रैयत ए आला। ये किसको मिली थी? ये हमारे खिज्र खां जी को मिली थी। नेक्स्ट, मुबारक शाह से तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि शहर किसने बसाया? मुबारकबाद शहर। मुबारकबाद शहर जो है वो किसने बसाया? तो आंसर इज मुबारक शाह ने बसाया। आलम शाह से क्वेश्चन बनता है कि अंतिम शासक थे और क्या कर रहे थे? अयोग्य होने का दावा करते हुए दिल्ली की गद्दी को स्वेच्छा से छोड़ दिया, यानी कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस राजपाट को नहीं चला पाएंगे, हमसे हमारी गद्दी वापस ले ली जाए, हम इसके लायक नहीं है, काबिल नहीं है। तो दिल्ली की गद्दी को स्वेच्छा से इन्होंने छोड़ दिया। अब देखो, बदायूं में जाकर रहने लगे और बहलोल लोदी के लिए दिल्ली पर कब्जा करना और आसान हो गया। सोचो कि कोई शासक खुद से ही कह रहा है कि भाई हमसे हमारी गद्दी नहीं संभल रही, आप ही संभालो, है ना। तो लोगों को अटैक करने का मौका मिलेगा, और जब लोग अटैक करेंगे तो फिर अपना शासन की स्थापना भी करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे हुई, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी गद्दी तो त्याग दी, लेकिन उसके साथ साथ ही जो लोगों की अटैक करने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई उससे, और लोगों ने अटैक किया, और फाइनली अटैक जो था वो बहलोल लोदी का इन पर हो गया, और लोदी वंश की, लोदी डायनेस्टी की स्थापना भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ से यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। संस्थापक पूछे जाते हैं। मुबारकबाद का पूछा जाता है, किसने बसाया? सरहिंदी से क्वेश्चन आता है ना। सरहिंदी कौन थे, किसके शासनकाल में काम कर रहे थे, कौन थे, राइटर थे, है ना। और यहाँ से आलम शाह से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसा कौन सा राजा था जिसने स्वयं अपनी गद्दी त्याग दी और उसके बाद लोदी वंश की स्थापना हुई। आगे देखिए, वंश का पतन। अभी हमने देखा कि मुबारक शाह की जैसे ही मृत्यु हुई तो सैयद वंश का पतन शुरू हो गया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये बात करें कि कमजोर शासक, क्यों कमजोर शासक पड़ गया, वो क्यों उसकी सत्ता जो थी वो कमजोर हुई, तो कह रहे केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का कारण कुलीनों और क्षेत्रीय राज्यपालों की शक्ति बढ़ती गई। अगर खुद सोचो आप कि जो सेंटर में बंदा बैठा है, जो सबसे बड़ा लीडर है, वही अगर कमजोर हो जाए तो आसपास के लोग तो अपने आप ही पावर में आ जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अगर उनको ये लगेगा कि गद्दी पर कोई भी लायक बंदा नहीं बैठा है, तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे? वो करने की कोशिश करेंगे अटैक, और वो जीत लेंगे। तो सेम सिचुएशन थी कि 1451 में बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिया, यानी कि उनको उनकी जगह से हटा दिया, उनको उनके पद से हटा दिया, और फाइनली उन्होंने अपने वंश की स्थापना कर ली। ठीक है,
तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे ये, इसीलिए इन्हें बहुत कमजोर वंश के शासक माना गया है और बहुत ही कमजोर और बहुत ही कम टाइम का वंश माना गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम पढ़ते हैं लोधी वंश। यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, याद रखिएगा। 1451 से लेकर 1526 तक, और फिर 1526 में बाबर अटैक करते हैं, और जो बाबर है वहां से जो उनकी सत्ता शुरू होती है उसको मुगल पीरियड कहेंगे, मुगल काल कहेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब लोधी वंश में देखो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले लोधी वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इस आंसर क्या मिलेगा भैया? आंसर मिलेगा, पहला क्वेश्चन के आंसर है हमारा बहलोल लोधी ने। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में कौन कौन गिना जाता है? तो बहलोल लोधी भी अच्छा माना जाता है क्योंकि भाई संस्थापक ही है तो अच्छे ही है। ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, इन दो को और भी पढ़ते हैं। अगर अंत पूछा जाए कि भाई अंत कैसे हुआ इस वंश का, इस वंश का अंत कैसे हुआ, तो सिंपल सा आंसर मिलता है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जो कि इनके आखिरी शासक यानी कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई, और बाबर उसमें जीत गया, इब्राहिम लोधी हार गया, और उसने अपनी डायनेस्टी की स्थापना कर दी जिसको मुगल काल के नाम से जाना जाता है। यानी लोधी वंश का अंत हुआ और मुगल शुरू हुआ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है, बाबर के लिए मुगल काल की नींव डाली। अब देखो, अब कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं। मिक्स कैसे कि भाई कभी कभी स्थापना से पूछ लिया, कभी बहलोल लोधी से पूछ लिया, कभी सिकंदर लोधी से पूछ लिया, कभी इब्राहिम लोधी से पूछ लिया। कैसे? देखो, तो अगर स्थापना की बात करें, अभी हमने पढ़ा कि 1451 ईस्वी में संयंत वंश के पतन के बाद लोधी वंश की स्थापना हुई। रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि बहलोल लोधी का जो पीरियड था वो एक बहुत ही शक्तिशाली पीरियड माना गया है और उनको भी शक्तिशाली शासक माना गया है, लेकिन अपने दृढ़ व्यक्तित्व से अफगान और तुर्की सरदारों को एकजुट किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। यानी कि इनके हिस्से में एक कैरेक्टर और आया। इन्होंने कहा कि तुर्की जो सरदार थे और अफगान जो सरदार थे उनको एकजुट कर दिया, उनमें एकता ले आई। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जो आपस में सरदार हैं वही लड़े जा रहे हैं दूसरी प्रजाति के, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको एक कर दिया जाए और फिर उसके बाद जग जीता जाए। तो ये भी एक इनका बहुत अच्छा स्टेप कह सकते हैं। ठीक है, आगे सिकंदर लोधी से क्वेश्चन क्या बनता है? सिकंदर लोधी से क्वेश्चन बनता है कि अगर हम देखें बिहार पर अधिकार किया, आगरा की स्थापना की और धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाते हैं। आगरा से क्वेश्चन बनता है कि भाई आगरा की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होगा मैम, आगरा नामक शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। ठीक है, आगरा नामक शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। अब देखो, सुव्यवस्थित जासूसी प्रणाली, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके काल में लोधी, अगर वंश में देखें, लोधी डायनेस्टी में अगर हम देखें तो कौन से शासन काल में, किस शासक के काल में सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित जासूसी प्रणाली अपनाई गई थी? तो आंसर इज सिकंदर लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी से क्वेश्चन क्या बनते हैं? इब्राहिम लोधी से बनते हैं कि भाई लाहौर के गवर्नर जो थे दौलत खान, लोधी की मदद से बाबर के आक्रमण का शिकार हुए। अब देखो, इब्राहिम लोधी ना थोड़े से ऐसे बंदे थे कि जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते थे, है ना। जो इनका कैरेक्टर है वो एक ऐसे बादशाह का है, ऐसे राजा का है, ऐसे शासक का है कि कुछ भी किसी को भी बोल दिया ना। एज देखना है ना, अगर आपसे बड़ा है तो रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे हम लोग की नहीं करेंगे, है ना। तो इन्होंने अपने चाचा को भरी सभा में क्या कर दिया था? बेइज्जत कर दिया था, है ना। और चाचा जी का नाम क्या था? दौलत खां। चाचा जी का नाम क्या था? दौलत खां। ठीक है, ये गवर्नर थे उस टाइम पे लाहौर के। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने बेइज्जत कर दिया, किसी को भी उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया, तो लोग दिल पे ले जाते हैं, और जब दिल पे ले जाते हैं लोग तो क्या करते हैं? उसका बदला, है ना, रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। तो सेम सिचुएशन इनके साथ हो रही थी कि ये रिवेंज ले रहे थे। कौन? दौलत खान जी थे इसी के वंश के, है ना। दौलत खान लोधी इनका नाम था, लेकिन क्या कर रहे थे? ये रिवेंज ले रहे थे अपने ही भतीजे से, क्योंकि इसको डिसरिस्पेक्ट किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया जी? बाबर से जाके हाथ मिला लिया, बाबर से जाके हाथ मिला लिया कि आओ, अब तुम आओ और इन पर अटैक करो, और जो सेना है उसका नेतृत्व मैं करूंगा। तो इस तरीके से इन्होंने बहलोल लोधी को हरवा दिया उस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और फाइनली जो था वो बाबर जो था वो अपना मुगल काल के लिए यहां से इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखो, कहानी आगे की क्या कह रही थी? अगर हम अंतिम शासक और अंत को देखें, किसके? लोधी वंश के अंतिम शासक, लोधी वंश के अंतिम शासक और अंत को देखें तो हम कह सकते हैं कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था कौन? अभी हमने बात की इब्राहिम
लोदी। लेकिन अगर हम अंत को देखें तो अंत हम कह सकते हैं कि अंत कैसे हुआ, अंत हुआ पानीपत की लड़ाई से। और कब हुई ये लड़ाई, 1526 में। किस किस के बीच में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी। किस किस के बीच में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी। पूछा जाता है बाबर प्लस लोदी। कौन सा लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, साहित्य और कला की बात करी जाए तो वो भी कुछ चीजें अच्छी हैं। देखो क्या है, किस वंश के शासकों ने साहित्य पर जोर दिया, कैसे साहित्य पर जोर दिया, संगीत पर भी जोर दिया। कैसे जोर दिया, लहजाती सिकंदर शाही एक कृति है, उसका निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे जो लोदी वंश भारत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट हमेशा नोट करना, हमेशा याद रखना कि ये पहला ऐसा अफगान शासक था जिसने हमारे इस पर राज्य किया। किसने, पहला अफगान शासक था लोदी वंश। उससे पहले किसी भी अफगानी ने हमारे कंट्री पर, हमारे इन द सेंस दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया। ये पहले ऐसे अफगान शासक थे जिन्होंने कंट्री पर रूल किया। ठीक है, अब देखो आगे, उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य को क्षेत्रीय शक्तियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऑब्वियसली कि क्या होता है ना कि जब चीजें खराब होती हैं, पैसा नहीं आ रहा होता है, धन इकट्ठा नहीं कर पाता है, लोग टेरिटरी नहीं जीत पाते, तो क्या होती है, चीजें खराब होती हैं, तो क्षेत्रीय शक्तियों का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अभी अगर हमारे पास कुछ कमी है तो हमें भी बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे, हमें भी चुनौतियों फेस करनी पड़ेंगी, है ना। तो वैसी सेम चीज है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक समस्याएं भी आ सकती है भाई, आर्थिक, है ना, आर्थिक भी स्थिति खराब हो सकती है। और फाइनली क्या होता है कि जब सारी चीजें इकट्ठी आ जाती हैं तो साम्राज्य का पतन होना निश्चित है। अब देखो, दौलत खान से यही क्वेश्चन बनता है कि भाई दौलत खान कौन थे, क्या इनका रोल था, है ना। तो दौलत खान जो थे, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में लाहौर के गवर्नर थे। इब्राहिम के प्रति नाराजगी के कारण, देखो अभी मैंने आपको ये जो कहानी सुनाई, ये सेम चीज यहाँ पे लिखी है। उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए और लोदी को अपने पद से हटाने के लिए आमंत्रित किया। ये सब किया धरा किसका था, ये सब इनका किया धरा था, दौलत खान का। ठीक है, इसके बाद दौलत खान ने बाबर को अपनी निष्ठा भी दिखाई और काबुल में बाबर को संदेशवाहक भेजा कि भाई आओ पानीपत का प्रथम युद्ध करो, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, अंततः पानीपत के प्रथम युद्ध का कारण बनी यही वजह कि उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी, जहां पर इब्राहिम लोदी को हराकर भारत का मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। किसने, बाबर ने। ठीक है, इब्राहिम लोदी से ना खुश होने के कारण, अभी हमने बात करी है ना, बाबर ने दौलत खान की मदद अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मार डाला और फाइनली मुगल साम्राज्य की नींव हमारे यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है सैयद वंश और लोदी वंश, ये आज हमने खत्म किया है। ठीक है, आगे का हम लोग मुगल काल स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना, तो मुगल पीरियड को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।